बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। ख़वातीनो हज़रात, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि इंसान क्यों बीमार होता है और इंसान के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जिसकी वजह से इंसान बीमार पड़ जाता है। आज हम इस पर तफसील के साथ बात करेंगे। ये मौजू हर उम्र के इंसान के लिए है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो औरतें हों, चाहे वो मर्द हों, चाहे वो हमारे बुज़ुर्ग हों। सब के लिए ये मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है। जब तक आप ये बात समझ नहीं पाएंगे उस वक्त तक आप अपनी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप अपनी सेहत को बरकरार भी नहीं रख सकेंगे। हर वीडियो में मेरी इंतहाई ये कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल आसान यानी कि सलीस ज़ुबान में आपको हर बात समझाऊं। मैं उस तरह तिब्बी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता जो कि एक आम इंसान को समझ ना आ सकें। हमारे जिस्म के अंदर जो 6 किस्म के फ़ेली आज़ा काम कर रहे हैं उनका कायनाती कैफ़ियत के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जैसे कायनाती कैफ़ियत 6 हैं, इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर फ़ेली आज़ा यानी कि काम करने वाले आज़ा 6 ही हैं। और आज मैं उनके ऊपर बहुत ही आसान अल्फाज में बात करूंगा ताकि हर उम्र का इंसान इस बात को आसानी के साथ समझ सके और पेशाब देखकर अपना मिजाज आसानी के साथ समझ सके। हमें रोज़मर्रा के मामलात में एक ये भी बात देखने और सुनने को मिलती है कि हुक्कामा हज़रात सब कुछ अपने साथ ही लेकर मर जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। हम हर वक्त मखलूक़ खुदा की खिदमत करने के लिए हाज़िर हैं। हम तो ये चाहते हैं कि तिब इंतहाई आसान अल्फाज में और इंतहाई आसान तरीके के साथ हर इंसान को डिलीवर हो, क्योंकि ये बात हम बखूबी जानते हैं कि इल्म को जितना हम फैलाएंगे इल्म उससे 2 गुना ज़्यादा होकर हमारे पास वापस आएगा। मैंने ये सिलसिला इसीलिए शुरू किया है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी उनका इलाज अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको ये तिब इंतहाई आसान अल्फाज में समझा सकूं। अब हम वक्त ज़ाया किए बग़ैर चलते हैं अपने इंतहाई अहम मौजू की तरफ कि इंसानी जिस्म में ये 6 फ़ेली आज़ा कैसे काम करते हैं। मैं आपको ये 6 फ़ेली आज़ा उसी तरह नंबर के हिसाब से समझाऊंगा जैसे मैंने आपको पेशाब के मिजाज के मुताबिक नंबर बताए थे। इन 6 फ़ेली आज़ा के अफ़ाल समझने से पहले एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी मेडिसन इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो एलोपैथिक हों, चाहे वो होम्योपैथिक हों, चाहे वो हर्बल हों, दुनिया की कोई भी अद्वियात जिस्म के अंदर खून नहीं बना सकती। सिर्फ़ और सिर्फ जिस्म के अंदर ग़िज़ा ही खून बनाती है। जिस्म के अंदर वो ग़िज़ाएँ खून बनाती हैं जो हम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लेके आते हैं। उनमें कुछ हर्बल जो हम मजूनात, अतरफ़लात वग़ैरह तैयार करते हैं या मुरब्बाजात होते हैं, ये ग़िज़ाओं में ही शामिल होते हैं। बाकी इसके अलावा दुनिया की कोई भी मेडिसन जिस्म के अंदर खून नहीं बनाती। और एक बात और, मैं जो रोज़ाना हर वीडियो में मादों का ज़िक्र करता हूँ कि 2 कैफ़ियत से मिलकर एक मादा तैयार होता है। अब जो हमारे जिस्म के अंदर खून सर्कल कर रहा है, ये खून उन्हीं मादों का मुरक्कब है जिन 6 मादों का मैं आपसे हर वीडियो में ज़िक्र करता हूँ। उन्हीं 6 मादों से हमारा ये खून मुरक्कब है। हमारे इस खून के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के 6 मादे हर वक्त चलते रहते हैं। सिर्फ़ 2 मादे ऐसे होते हैं जो आपस में मिलकर
ایک مادہ زیادہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ایک کم ہوتا ہے، جس وجہ سے ہمارے جسم میں امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ مادے کیسے مل کر ہمارے خون کے اندر شامل ہوتے ہیں، اس کی تفصیل میں پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ آپ کو بالکل مختصر سا پھر بھی سمجھا دیتا ہوں، جو کہ نئے دوست احباب دیکھنے والے ہیں۔ کائناتی کیفیات 6 ہیں: گرمی، سردی، خشکی، تری، اندھیرا اور روشنی۔ ان میں سے 2 مختلف قسم کی کیفیات ملنے سے ایک مادہ تیار ہوتا ہے، اور اس مادے کے جسم کے اندر کمی یا بیشی کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم اسی پر تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ 6 کیفیات کے بعد ہمارے جسم کے اندر جو 6 فعلی اعضاء ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ ان کو آپ اچھی طرح اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ آج میں بہت ہی آسان طریقے سے ان 6 فعلی اعضاء کے ساتھ کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور ساتھ فیٹس کو جوڑ کر انتہائی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جسم کے اندر مرض کیسے پیدا ہوتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے اور آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ کر اپنا علاج خود کر سکیں گے۔ اب ہم جو روزمرہ کی غذائیں استعمال کرتے ہیں انہی کے اندر یہ 3 چیزیں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹس پائی جاتی ہیں، لیکن ہم اس بات کو کیسے سمجھیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی غذا کے اندر کون سی چیز کتنے فیصد پائی جاتی ہے؟ تو آج میں یہی آپ کو انتہائی آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ اس بات کا تعلق انہی کائناتی 6 کیفیات کے ساتھ ہی ہے جو جسم کے اندر 6 فعلی اعضاء کے اوپر کام کرتی ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ اب میری بات کو تفصیل کے ساتھ سمجھیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ بات کو انتہائی مختصر اور آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں۔ ہمارے جسم کے اندر جو 6 فعلی اعضاء کام کر رہے ہیں، ان میں سے 3 فعلی اعضاء ہمارے جسم کے اندر مادوں کو تیار کرتے ہیں اور ساتھ ان کو جسم کے اندر سٹور کرتے ہیں، یعنی کہ جسم میں روکتے ہیں۔ اور انہی مادوں کے اندر یہ تینوں چیزیں یاد رکھیں، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور فیٹس پائی جاتی ہیں۔ اور اگلے 3 فعلی اعضاء جن کا کام ان مادوں کا جسم سے اخراج کرنا ہوتا ہے، جن مادوں کے اندر کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور فیٹس پائی جاتی ہیں۔ پھر سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے جو کہ ایک عام انسان کے لیے بہت لازمی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر امراض پیدا ہوتے ہیں۔ میں پھر بتا رہا ہوں، آپ نوٹ فرما لیں۔ 6 فعلی اعضاء ہمارے جسم کے اندر کام کرتے ہیں۔ 3 فعلی اعضاء جسم کے اندر مادے بنا کر ان مادوں کو سٹور کرتے ہیں، یعنی روکتے ہیں، اور 3 فعلی اعضاء کا کام ہے انہی مادوں کو جسم کے اندر سے خارج کرنا۔ وہ مادے جن کے اندر کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور ساتھ فیٹس شامل ہوتی ہیں۔ اب اس پوری ویڈیو کا ایک انتہائی اہم نقطہ بیان کرنے لگا ہوں۔ جو دوست احباب اس نقطے کو سمجھ گئے تو آپ سمجھیں کہ آپ آدھی طب سمجھ گئے ہیں اور آپ آسانی کے ساتھ اپنا علاج کر سکیں گے۔ میں آپ کو 3 فعلی اعضاء کے نمبرز نوٹ کرواؤں گا، مگر اس سے پہلے یہ انتہائی اہم نقطہ سمجھ لیں۔ ہم اس وقت بیمار ہوتے ہیں جب ہمارے جسم کو ان مادوں کی ضرورت نہیں ہوتی جو مادے ہمارے جسم کے اندر پیدا ہو کر سٹور ہونے لگتے ہیں۔ دوسری صورت میں ہم اس وقت بیمار ہوتے ہیں جن مادوں کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ مادے
हमारे जिस्म से इखराज हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अगर आपको ये नुक्ता समझ नहीं आया तो आप वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके फिर देख लें। इंशाअल्लाह आपको ये नुक्ता समझ आ जाएगा। अब मैं आपको नंबर्स वाइज ये 6 फ़ेली अज़ा गिनवाऊँगा जो कि हमारे जिस्म के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स पैदा करते हैं और साथ स्टोर करते हैं, और दूसरे 3 फ़ेली अज़ा जो हमारे जिस्म के अंदर से ये मादे इखराज करते हैं। मैं अभी आपको इनके नंबर्स बताने लगा हूँ, वो आप अपने पास लाजमी नोट फरमा लें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, और ये समझ जाने के बाद आप आसानी के साथ अपना पेशाब चेक करके ये बात नोट कर सकेंगे कि आपके जिस्म के अंदर कौन सा मादा स्टोर होकर गैर तबई यानी कि मर्ज़ की हालत में मुंतकिल हो चुका है, या कौन सा मादा आपके जिस्म से इखराज कर रहा है जिस मादे की आपके जिस्म को इंतहाई ज़रूरत थी। इस तरह आप आसानी के साथ अपने अंदर पैदा होने वाले और इखराज करने वाले मादों को अच्छी तरह समझ जाएंगे कि आपने कौन सा मादा जिस्म से इखराज करना है और कौन से मादे को जिस्म के अंदर रोकना है। यानी कि आप ये बात समझ पाएंगे कि आपके जिस्म को इस वक्त कार्बोहाइड्रेट्स की कमी या बेशी का सामना है, आपके जिस्म को इस वक्त प्रोटीन्स की कमी या बेशी का सामना है, आपके जिस्म को इस वक्त फैट्स की कमी या बेशी का सामना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब मैं आपको नंबर्स के हिसाब से फ़ेली अज़ा की तफसील बताने लगा हूँ। पहले मैं आपको उन फ़ेली अज़ा की तफसील बताऊँगा जो हमारे जिस्म के अंदर मादों को स्टोर करते हैं, यानी मादे पैदा करके स्टोर करते हैं और रोकते हैं। उन फ़ेली अज़ा के नंबर नोट फरमा लें। उन फ़ेली अज़ा के नंबर कायनाती कैफ़ियत के हवाले से 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, ये 3 नंबर हैं जो हमारे जिस्म के अंदर मादों को पैदा करते हैं और साथ मादों को जिस्म के अंदर रोकते हैं। याद रखें, जब मैं मादे का ज़िक्र करता हूँ तो यही मादा मिलकर हमारे खून में शामिल होता है, और हमारा खून इन्हीं मादों से मुरक्कब है, और इन्हीं मादों के अंदर ही ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स पाई जाती हैं। अब मैं आपको उन 3 फ़ेली अज़ा की तफसील और नंबर्स बताऊंगा जो हमारे जिस्म के अंदर से मादों का इखराज करते हैं, यानी कि जिन मादों की हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है, लेकिन ये फ़ेली अज़ा हमारे जिस्म से उन मादों का इखराज कर देते हैं, जिस वजह से हम मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार हो जाते हैं। हम दोनों ही सूरतों में मुख्तलिफ़ अमराज का शिकार होते हैं, चाहे वो 3 फ़ेली अज़ा हों जो कि जिस्म के अंदर मादों को पैदा करके स्टोर करते हैं, या वो 3 फ़ेली अज़ा जो जिस्म के अंदर स्टोर किए हुए मादों का इखराज करते हैं, या उनका इखराज बहुत ज़्यादा कर देते हैं जिन मादों की हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। इन्हीं मादों का एतदाल सेहत है, और इन्हीं मादों की कमी बेशी मर्ज़ है। अब मैं नंबर्स के साथ आपको बता रहा हूँ वो कौन से 3 फ़ेली अज़ा हैं जो हमारे जिस्म से मुफीद मादों का इखराज कर देते हैं, जिस वजह से हम मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। 1 नंबर
3 नंबर और 5 नंबर। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। पहले मैंने 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर बयान किया है, जो कि हमारे जिस्म के अंदर मादों को पैदा करते हैं और साथ रोकते हैं। और ताक अदद जो बयान किए हैं 1, 3 और 5, ये हमारे जिस्म से मुफीद मादों का इखराज कर देते हैं, जिस वजह से मर्ज़ पैदा होता है। या हम इन 3 फ़ेली अज़ा को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारे जिस्म के अंदर मादे रुक कर स्टोर हुए होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अभी सेहत और मर्ज़ का फ़लसफ़ा समझ गए होंगे। अब मैं आपको इंतहाई आसानी के साथ ये बात समझाने लगा हूँ कि कौन से फ़ेली अज़ा के नंबर्स हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स पैदा करते हैं और उनको जिस्म के अंदर रोकते हैं। और साथ उन फ़ेली अज़ा के नंबर्स बताने लगा हूँ कि कौन से फ़ेली अज़ा इन कार्बोहाइड्रेट्स का इखराज करते हैं, इन प्रोटीन्स का इखराज करते हैं और इन फैट्स का इखराज करते हैं। क्योंकि इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स का तवाज़न हमारे जिस्म में सेहत है और इन्हीं का बिगड़ जाना, इन्हीं की कमी बेशी हमारे जिस्म में मर्ज़ है। अब याद रखें, 2 नंबर फ़ेली उज़्व हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन्स को पैदा करता है और प्रोटीन्स को स्टोर करता है। 4 नंबर फ़ेली उज़्व हमारे जिस्म के अंदर फ़ैट्स को पैदा करता है और फैट्स को जिस्म के अंदर स्टोर करता है। अब इसी तरह 6 नंबर फ़ेली उज़्व हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को पैदा करता है और कार्बोहाइड्रेट्स को जिस्म के अंदर स्टोर करता है, यानी कि रोकता है। अब अगर यही कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या फैट्स हमारे जिस्म के अंदर बढ़कर, रुक कर गैर तबई यानी कि मर्ज़ की हालत में जब मुंतकिल होने लगते हैं, तो कौन से 3 फ़ेली अज़ा किस चीज़ का इखराज करते हैं, उसकी तफसील भी समझ लें। ये फ़ितरी कवानीन के मुताबिक है। जिस तरह अल्लाह पाक ने हमारा जिस्म फ़ितरी कायनात के मुताबिक चलने वाली कैफियत के साथ बनाया है, इसी तरह हम भी ऐसे ही फ़ितरी कवानीन के मुताबिक ही अगर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और ऐसे ही इलाज करेंगे, तो तब हमारा जिस्म सेहत की तरफ वापस आएगा। अब वो 3 फ़ेली अज़ा के नंबर समझ लें कि कौन सा नंबर किस चीज़ का इखराज करता है। पहले मैंने आपको 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर की तफसील समझा दी है। अब हम समझेंगे कि कौन से 3 फ़ेली उज़्व इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो हमारे जिस्म के अंदर रुक कर मर्ज़ का सबब बनती हैं, इनका इखराज कौन से 3 फ़ेली उज़्व कैसे करते हैं। याद रखें, जब हम 1 नंबर की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे जिस्म के अंदर से फ़ालतू फ़ैट्स का इखराज होगा, और जब हम 3 नंबर की ग़िज़ाएँ, अद्वियात, माजूनात, मुरक्कबात इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे जिस्म से कार्बोहाइड्रेट्स का इखराज होगा। और जब हम 5 नंबर की ग़िज़ाएँ, अद्वियात, माजूनात, अतरफ़लात, मुरक्कबात इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जिस्म से प्रोटीन्स का इखराज होगा। अब इस बात को पेशाब देखकर समझना होगा कि हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रुक कर मसला पैदा कर रही हैं, प्रोटीन्स जिस्म के अंदर रुक कर
مسئلہ پیدا کر رہی ہیں یا فیٹس جسم کے اندر رک کر مسئلہ پیدا کر رہی ہیں۔ 3 یہ صورتیں ہوں گی، یا ہم پیشاب کے اندر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جسم کے اندر سے کاربوہائیڈریٹس کا زیادہ اخراج ہو رہا ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے مفید تھیں، یا پروٹینز کا ہمارے جسم کے اندر سے زیادہ اخراج ہو رہا ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے مفید تھیں، یا فیٹس کا ہمارے جسم کے اندر سے زیادہ اخراج ہو رہا ہے جو کہ ہمارے جسم کے لیے مفید تھیں۔ جو چیز ہم نے جسم کے اندر پیدا کرنی ہوگی، ہم اسی مزاج کی غذائیں، دوائیں، ارکیات اور مرکبات وغیرہ استعمال کریں گے، یا ہم نے جس چیز کا اخراج کرنا ہوگا ہم اسی نمبر کی غذائیں، دوائیں، مرکبات، کاوا جات، پھل وغیرہ استعمال کریں گے۔ پھر سن لیں، ہمارے جسم میں بیماری کی 2 ہی صورتیں ہیں، 2 نمبر، 4 نمبر اور 6 نمبر۔ یہ ہمارے جسم کے اندر 2 نمبر میں پروٹین رکتی ہیں اور بنتی بھی ہیں، 4 نمبر میں فیٹس بنتی بھی ہیں اور رکتی بھی ہیں، 6 نمبر میں کاربوہائیڈریٹس بنتی بھی ہیں اور رکتی بھی ہیں۔ اب جو 1 نمبر ہے وہ غذائیں جب ہم استعمال کریں گے تو یہ ہمارے جسم کے اندر پیدا شدہ فالتو فیٹس کا اخراج کر دے گا۔ جب ہم 3 نمبر کی غذائیں استعمال کریں گے تو یہ ہمارے جسم کے اندر فالتو رکی ہوئی کاربوہائیڈریٹس کا اخراج کر دے گا۔ جب ہم 5 نمبر کی غذائیں استعمال کریں گے تو یہ ہمارے جسم کے اندر رکی ہوئی فالتو پروٹینز کا اخراج کر دے گا۔ تو اب ہمارے جسم کے اندر کون سی چیز بڑھی ہوئی ہے اس کا اخراج ہم نے کیسے کرنا ہے، یا کس چیز کا ہمارے جسم کے اندر سے زیادہ اخراج ہو رہا ہے اس کو ہم نے روکنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انتہائی آسان الفاظ میں کی گئی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جن خواتین و حضرات نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی ہوگی تو وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے کہ حکماء سب کچھ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور یہ بھی بات یاد رکھ لیں کہ نسخہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اپنے مزاج کی تشخیص نہیں کر پائیں گے تو نسخے کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنے جسم کے اندر کون سی چیز داخل کرنی ہے اور کس چیز کا اخراج کرنا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک، ہر گھر میں، ہر بچے تک، ہر نوجوان تک، ہر عمر کی خواتین تک، ہر عمر کے مرد و حضرات اور بزرگوں تک ہمارے اس علاج بالغذا کی افادیت پہنچ سکے، اور آپ آسانی کے ساتھ اپنا پیشاب خود چیک کر کے اپنا علاج خود کر سکیں کہ آپ نے کون سی غذا استعمال کرنی ہے، کون سی غذا آپ کے جسم کے لیے مفید ہے اور کون سی غذا آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ پیشاب چیک کرنے کی شرائط کی ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ جب تک آپ وہ پیشاب دیکھنے کی شرائط فالو نہیں کریں گے تب تک آپ اپنے پیشاب سے اپنا مزاج نہیں جان سکیں گے۔ اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ وہ ویڈیو آپ دیکھ کر یہ بات سمجھیں کہ آپ نے پیشاب دیکھتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ وہ ویڈیو دیکھ کر پیشاب دیکھنے کا مزاج سمجھ جاتے ہیں تو ایسا کبھی ممکن نہیں کہ آپ اپنا علاج خود نہ کر سکیں، یا آپ اپنے مزاج کی غذا، کاوا جات، پھل، مرکبات خود منتخب نہ کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ حکیم سمیع اللہ کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔